ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं कि जेईई एडवांस में क्यों छात्रों के प्रपोर्शन घट रहे हैं, और अब तक की बातचीत में नतीजा यही निकला है कि इसमें आईआईटीज को अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। आईआईटीज अपनी जगह कायम है, आईआईटीज की चमक कायम है, आकर्षण कायम है। दरअसल पूरा लैंडस्केप बदल रहा है, मौके बढ़ रहे हैं, और चूंकि इंडस्ट्री बदल रही है तो उसके डिमांड्स बदल रहे हैं, उसके हिसाब से कोर्सेज बदल रहे हैं, नए नए कॉलेजेस भी आ रहे हैं, इसलिए इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। चूंकि ये सेक्शन हमारा छोटा है तो हम छोटे सवाल और हम अपने मेहमानों से भी चाहेंगे कि वो छोटे में जवाब दें। तो सौरभ जी, ये बताइए कि आईआईटीज जो है वो एक बहुत बड़ा मैड रेस भी है इंडिया में, और अगर हम इस तरह के परिवर्तन देख रहे हैं तो इससे छात्रों को या माँ बाप को कुछ सबक मिल सकते हैं, कुछ अच्छी बातें वो इससे निकाल सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर आपने 12वीं में मैथ ली है तो आपको इंजीनियर ही बनना है। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बन सकते हैं। तो बच्चे का मन जानना भी ज़रूरी है कि वो बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। तो ये जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस का जो इतना लार्ज नंबर होता है, शायद इसमें कुछ परसेंटेज ऐसे छात्रों की भी होती है जो अपने पैरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर के अंदर इस पे रजिस्टर करते हैं। और आईआईटी जैसा महान इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आपकी बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि आप जो हैं वो उस इंजीनियरिंग के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं। और इंजीनियरिंग हर ब्रांच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो लाइफ चलती है वो हर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को मिला के चलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी लाइफ जो है वो एक या दो चीजों पे डोमिनेंट होती है। कुछ सैलरीज की ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं, शायद इसलिए लेयर कुछ ब्रांचेस की ओर ज्यादा है। जी। बट जो बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ परस्यू करना चाहते हैं उनको उनमें काफी क्लैरिटी होती है, और उस क्लैरिटी के साथ उनको इसको अप्रोच करना चाहिए। जी। तो एक बात जो आपने कही, बहुत सही बात कही कि हर बच्चे को इंजीनियर नहीं बनना है। लेकिन प्रोफेसर राव, आपसे मेरा सीधा सवाल यह है कि जैसे हम देखते हैं जो आईआईटियंस हैं वो अपने बच्चों को सक्सेसफुली आईआईटी में एडमिशन करा लेते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। पढ़ाई लिखाई की बात अपनी जगह है, वो क्या खास चीज होती है? चूंकि सपना लाखों लोगों का है, हमारा जो कार्यक्रम देख रहे हैं लोग, उनके आंख में भी है तो आईआईटी, हमारी तमाम बातें वो सुन रहे हैं। वो क्या चीज होती है पढ़ाई लिखाई के अलावा जो आपको ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट तक लेकर जाती है? I think one of the reasons is there are so few seats available in IITs, and there are so many students who aspire to get into them. So there is obviously a competition, and when there is a competition, then the examinations also become difficult, because the examinations for IITs are more to reject the candidates than to select them, which is unfortunate. But I think it's a supply and demand kind of a situation. There is a need to scale up IITs. I personally feel that IITs are very tiny. 23 IITs admitting just about 17,000 students is not a good number. If you look at any good American university, the large American university, which is also decent universities, each single university in America would admit like 13,000, 14,000 undergraduate students. I have always been pleading with the government that, of course, we should start newer institutions. There is nothing wrong in that, but there is also a dire need to scale up the IIT system, and they cannot remain so tiny. I think most of the newer IITs need to scale up now. Even the older IITs, can also increase their strength. I think we need to cater to more number of students, and I think that is when more people will get an opportunity to study in these institutions, and all the investments that go into IIT, I think will also be better utilized if more and more students enter these institutions. So I think, in my opinion, there is a need to scale up the IIT system, and I am personally not comfortable, when you see so many good students not being able to get admission in IITs. जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। करण जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, इसका बहुत बड़ा जवाब हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप छोटा जवाब दें क्योंकि समय कम है। एडटेक इस पूरे सिनारियो में एक नई चीज आई है, और सबसे ज्यादा एडटेक को जिस पर भरोसा है वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम या वहां जो एडमिशन लेने जाने वाले लोग हैं। वो एडटेक से आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, हर एक सदी में, दशक में एक रेवोल्यूशन आता है, एंड मेरे ख्याल से वो एजुकेशन में अब आया है। क्योंकि एजुकेशन अगर आप देखें तो पिछले 500 सालों से 600 सालों से कुछ बदली नहीं है।
उसी तरीके से आज भी हम एजुकेशन इम्पार्ट करते थे, जहाँ पे एक टीचर पढ़ाता है, बाकी सारे बच्चे पढ़ते हैं। बट आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक पर्सनलाइज्ड एजुकेशन डिलीवर कर पा रहे हैं। दूसरा एक बड़ा चैलेंज जो था मनोज जी, वो था एक्सेसिबिलिटी का। सब बच्चों को नहीं मिलती थी आईआईटी में सीट, सब बच्चों को एक्सेस नहीं मिलता था अच्छी फैकल्टी का। आज एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने वो भी सॉल्व कर दिया है। सो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, दो चीजें ऐसी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज लेके आई हैं जिसकी वजह से पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी मानूंगा कि ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आज कम छात्र हैं जो कि जेईई एडवांस के लिए आवेदन करते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और जैसा कि करण जी ने कहा, आखिर में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था, वहाँ आपको लगा होगा कि शायद हम आईआईटीज की चमक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हकीकत ये नहीं है। इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पूरा इंजीनियरिंग का लैंडस्केप बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, मौके बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। इन सब का आप फ़ायदा उठाएं और जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। नमस्कार।